सीने हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सपनों के से दिन। इसके लेखक हैं बच्चों गुरदयाल सिंह जी। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। दरअसल इसमें क्या है, गुरदयाल सिंह जी अपने बचपन के अनुभव को बता रहे हैं, कि उस समय कैसे वो खेला-कूदा करते थे और उस समय के बच्चे सब कैसे होते थे, किस तरीके से खेल-कूद में मन लगाए रखते थे, पढ़ाई में कितना मन लगाते थे या नहीं लगाते थे, इन सब के बारे में वो हमें बता रहे हैं। तो अपना पूरा बचपन का अनुभव वो हमें इसमें बता रहे हैं। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। हाँ, यहाँ पर गुरदयाल सिंह जी बता रहे हैं कि मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता, कि लेखक जब खेलते थे और मतलब बच्चे थे जब, और उनके साथ जो बच्चे खेलते थे सबका हाल एक जैसा होता था। सभी क्या कहते हैं, फटे हुए कुर्ते पहनकर घूमते थे, बिखरे हुए से बाल होते थे, कभी लकड़ियों के ढेर पर चढ़ते और फिर नीचे को भागते, और इस तरीके से भागम-भाग में कभी-कभार कहीं-कहीं चोट लग जाया करती थी और उनके कुर्ते तार-तार हो जाया करते थे। ठीक है? इस तरीके से होता था और फिर धूल भरे होते थे, पाँव छिल जाते थे, कभी-कभी तो चोट ज़्यादा भी लग जाती थी। और ऐसी हालत में ऐसे घुटनों को लेकर, कि चोट लगे घुटनों को लेकर, जब वो अपनी माँ-बहनों के पास जाते थे, तो उनकी माँ और बड़ी बहनें जो होती थी, वो उन पर तरस खाने की बजाय उनकी पिटाई कर दिया करती थी। और बाप तो बहुत ही गुस्सैल थे किसी-किसी के। वो पीटने लगते तो भूल जाते थे कि बच्चे के नाक मुँह से खून बहने लगता और उनको चोट लग गई है। वो तो सिर्फ़ पीटते चले जाते, ठीक है? और लेकिन बच्चे बच्चे कहाँ बाज़ आने वाले थे? वो अगले दिन फिर से खेलने निकल जाते, कि इतनी चोटें भी खा ली, पिटाई भी हो गई, लेकिन फिर से बच्चे अगले दिन खेलने निकल जाते थे। लेखक कहते हैं कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि बच्चे ऐसा क्यों करते थे? या बच्चे ऐसा क्यों किया करते हैं कि चोटें भी लग जाए, पिटाई भी हो जाए, लेकिन फिर से खेलने निकल पड़ते हैं। खेलने में ऐसा क्या लालच होता है? तो लेखक हमें बता रहे हैं कि बचपन में तो उनको ये सब समझ में नहीं आता, लेकिन जब लेखक ने बड़े होकर स्कूल अध्यापक बनने की ट्रेनिंग करी, तो वहाँ पर उन्होंने बाल मनोविज्ञान का विषय जो पढ़ा, उसमें उनको पता चला, तब वो ये जान पाए कि बच्चों को खेलना इतना अच्छा क्यों लगता है, कि भले ही उनकी बुरी तरह पिटाई हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो खेलने चले जाते हैं। पिटाई हो जाए, चोटें लग जाए, लेकिन वो खेलना नहीं छोड़ते हैं। बच्चों को खेलने में इतना मज़ा क्यों आता है? तभी लेखक को ये समझ में आया। ठीक है? फिर आगे लेखक बता रहे हैं कि उनके साथ खेलने वाले जो अधिकतर बच्चे थे, उन सभी की आदतें मिलती-जुलती होती थी। ठीक है? उनमें से कुछ तो पढ़ाई में रुचि बिल्कुल नहीं लेते थे, कोई थोड़ी बहुत लेते थे, कोई कभी-कभार स्कूल चले जाते थे, ठीक है? और बहुत सारे तो ऐसे बच्चे थे जिन्हें रुचि नहीं थी, जिनकी पढ़ाई में, और उन्होंने अपना बस्ता तालाब में फेंक दिया और फिर कभी स्कूल ही नहीं गए। तब माँ-बाप ने भी ज़बरदस्ती उनको स्कूल में नहीं भेजा, क्योंकि उस समय पढ़ाई को इतना भी महत्व नहीं देते। ठीक है, पढ़ रहे हैं, वरना खेलते-कूदते रहते थे। ठीक है? फिर आगे बता रहे हैं कि उनमें से आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी के लिए जो आए परिवार थे, उनमें से थे। ठीक है? कि राजस्थान या हरियाणा से आए थे और व्यापार वगैरह करने के लिए जो आए परिवार थे, उनमें से उनके बच्चे थे। आगे लेखक बता रहे हैं कि सबकी बोली अलग-अलग होती थी और बचपन में बहुतों की बोली एक-दूसरे को समझ में नहीं आती थी, बचपन में हँस भी देते, लेकिन हाँ, खेलते-खेलते एक-दूसरे की बातें खूब समझ लिया करते थे। ठीक है? फिर ये बता रहे हैं कि हम में से ऐसा शायद ही कोई हो कि जिसे स्कूल में बैठकर पढ़ना पसंद हो। बाकी तो स्कूल के कमरे में बैठकर सभी पढ़ने को कैद समझते थे। ठीक है? और कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो पढ़ाई-लिखाई छोड़कर अपने माँ-बाप के साथ वो जो भी काम करते थे, काम करने लग गए थे। मतलब पढ़ाई को उतना महत्व नहीं दिया जाता है तब। ठीक है? फिर ये बचपन की यादें बता रहे हैं कि बचपन की जो बातें होती हैं, वो कैसे याद रहती हैं। उनको नहीं भूला जाता, वो बहुत ही मनमोहक होती हैं। तो इसी के लिए लेखक हमें बता रहे हैं कि बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। ठीक है? कि हरी-हरी घास और फूलों की सुगंध ये बहुत ही मनमोहक लगती है। फिर ये बता रहे हैं कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे, तो स्कूल के अंदर जाने के रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे-छाँटे झाड़ उगे थे,
कि बहुत ही ढंग से जो झाड़ उगा रखे थे, उन्हें ये डंडिया कहा करते थे। और नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज भी आंखें मूंद कर महसूस कर सकता हूँ। लेखक बता रहे हैं कि आज भी बचपन का वो स्कूल और स्कूल जाने के रास्ते, उनमें जो फूल पत्तियां, नीम के पत्ते वगैरह वगैरह, आंखें मूंद कर उनकी खुशबू आज भी महसूस कर सकते हैं। क्योंकि बचपन की यादें बहुत ही कहो कि मजबूत होती हैं, याद रहती हैं, भूलते नहीं हैं। ठीक है? फिर ये बता रहे हैं कि कुछ फूल भी वहाँ उन क्यारियों में लगे हुए थे। स्कूल की जो छोटी-छोटी क्यारियाँ थी, उसमें फूल लगे हुए थे बहुत से भिन्न-भिन्न प्रकार के, गुलाब, गेंदा, मोतिया, ठीक है? और उनकी बहुत ही सुंदर-सुंदर कलियाँ होती थी, खुशबूदार होती थी। तो लेखक और उनके मित्र कभी-कभार चंदू चपरासी से बचकर उसको बिना बताए चुपके से उससे आँखें बचाकर तोड़ भी लिया करते थे कभी-कभार कुछ फूल, और उनकी सुगंध लेते रहते थे, जो कि आज भी लेखक को याद है। ठीक है, फिर ये सोच रहे कि लेखक आगे बताते हैं कि पता नहीं फिर हम वो उसके बाद उसका क्या करते रहे, शायद उसको हम जेब में डाल लेते होंगे, फिर वो सूख जाता होगा, ठीक है, या हम रास्ते में चर लेते होंगे, या माँ निकाल कर फेंक देती होगी, ये सब याद नहीं है। ठीक है, फिर आगे का लेखक बता रहे हैं कि जब अगली श्रेणी में, मतलब अगली कक्षा में, अगली क्लास में दाखिला होता, कि अगली क्लास में जब चढ़ते, तो एक और तो कुछ बड़े और सयाने होने के एहसास से उत्साहित भी होते, खुश भी होते कि हाँ भाई हम बड़े हो गए, बड़ी क्लास में हो गए। ठीक है, लेकिन दूसरी ओर पुरानी कॉपी किताबों से एक अलग ही तरह की बास आती थी, बदबू आती थी। क्यों? क्योंकि उनको देखकर याद आता था कि हाँ लाइक इस सब्जेक्ट को, कि ये मास्टर पढ़ाते थे, वो मास्टर पढ़ाते थे, उनकी पिटाई, वो सब कुछ याद आता था और डर से काँपने लगते। तो इसलिए पुरानी कॉपी किताबों में अलग ही बास आती थी। उनको देखने का मन भी नहीं करता था। ठीक है? फिर आगे बता रहे हैं कि उस समय में स्कूल में जब साल शुरू होता था, क्लास शुरू होती थी, उसके शुरू में 1 डेढ़ महीना पढ़ाई होती थी और फिर उसके बाद डेढ़ 2 महीने की छुट्टियाँ हो जाया करती थी, गर्मियों की छुट्टियाँ जैसे होती हैं, ठीक है? और पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल-कूद होता। हर साल माँ ननिहाल साथ ले जाती थी और नानी वहाँ पर खूब दही, मक्खन खिलाती थी, बहुत प्यार करती थी। सभी बच्चों के साथ ऐसा होता, सबकी माएँ अपने-अपने मायके में ले जाती थी, मतलब बच्चों के ननिहाल उनको ले जाती थी और वहाँ पर उनको खूब खाना-पीना मिलता था, उनकी खूब देखभाल होती थी। और कभी-कभी अगर ननिहाल नहीं जा पाते, तो फिर थोड़ा-सा तालाब में चले जाते, खेल-कूद लेते। फिर जब छुट्टियाँ बीतने लगती, तो दिन गिनने लगते कि भई अब इतने दिन बचे हैं, ठीक है? और छुट्टियों में काम मिला हुआ है, ठीक है? जैसे हॉलिडेज़ होमवर्क कहते हो ना आप, ठीक है? तो अवकाश कार्य जो मिला होता था, वो बता रहे हैं कि मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी भी नहीं देते थे। और फिर हिसाब लगाने लगते कि यदि 10 सवाल रोज करेंगे तो 20 दिन में पूरे हो जाएँगे, कि जब 1 महीना बचता तब ऐसा हिसाब लगाते थे कि 20 सवाल रोज करेंगे तो सॉरी 10 सवाल रोज करेंगे तो 20 दिन में हो जाएँगे, फिर भी 10 दिन बच जाएँगे। और ये सोचते-सोचते फिर खेलते-कूदते रहते और फिर थोड़े और दिन बीत जाते, फिर सोचते कि 15 सवाल 1 दिन में कर लेंगे। इस तरीके से समय बिताते रहते थे और सारा दिन दौड़-भाग करते रहते थे, खेलते रहते थे। लेकिन उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको बिल्कुल भी काम का डर नहीं था, छुट्टियों में काम नहीं करते थे, उसकी बजाय वो मास्टरों की पिटाई खाना अधिक सस्ता समझते कि हाँ, थोड़ी बहुत पिटाई होगी, काम तो नहीं करना पड़ेगा ना। लेकिन कुछ बच्चे पिटाई से डरते भी थे, ठीक है? फिर इसमें बता रहे हैं कि इनके स्कूल में एक लड़का होता था जिसका जो जिसको ये नेता मानते थे, उसका नाम ओमा हुआ करता था, ठीक है? जिसको सबसे बड़ा नेता ओमा ऐसे बोलते थे। जिसका हांडी जैसा बड़ा-सा सिर था और मानो कि बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रख दिया हो, ऐसा-सा वो लगता था कि बिल्ली के बच्चे छोटा-सा होता है और उसके माथे पे बड़ा-सा तरबूज रख दिया हो, ऐसे उसका बड़ा-सा सिर था, ठीक है? और जब किसी से लड़ाई होती तो वो हाथ-पाँव नहीं चलाता था, वो सीधा सिर से वार करता था। इसलिए बड़े से बड़े भी उसको उससे डरते थे, ठीक है? और उसके सिर की टक्कर का नाम रेल बम्बा रखा हुआ था कि वो सिर से टक्कर मार दे तो उसका नाम सबने क्या रखा हुआ था? रेल बम्बा। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ तक?
आगे बढ़ते हैं, फिर आगे लेखक बताते हैं कि लेखक का स्कूल जो था वो बहुत छोटा-सा था, उसमें छोटे-छोटे 9 कमरे थे, जो कि अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति बने हुए थे। दाईं ओर पहला कमरा हेडमास्टर श्री मनमोहन शर्मा जी का था। स्कूल के हेडमास्टर कौन थे? मनमोहन शर्मा जी, ये याद रखना बच्चों। आगे इससे संबंधित हम और पढ़ेंगे इसी में। तो ये नाम रखना, हेडमास्टर जी का नाम था मनमोहन शर्मा, ठीक है? जिनके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लगी रहती थी और स्कूल की प्रेयर या प्रार्थना के लिए सब बाहर आते थे और सारे अध्यापक लड़कों की ही तरह कतार के पीछे खड़े रहते थे, मतलब जो लाइन्स होती थी उनके पीछे खड़े रहते थे। केवल मास्टर प्रीतम चंद जो था, पीटी के सर जो थे, वो क्या थे, लड़कों की कतारों के पीछे खड़े-खड़े यह देखते थे कि लड़के कतार में सीधे खड़े हैं या नहीं। ज़रा-सा भी कोई टेढ़ा-मेढ़ा नहीं होना चाहिए और सभी लड़के पीटी से, मतलब वो पीटी के जो सर थे, उनसे बहुत ही डरते थे, ठीक है? उनसे बहुत ही डरते थे क्योंकि वो बहुत ही सख्त थे, इसलिए सभी बच्चे उनसे डरते थे, ठीक है? लेकिन जो हेडमास्टर मनमोहन शर्मा जी थे, वो बिल्कुल इनके उलट स्वभाव के थे। 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी वो स्वयं पढ़ाया करते हैं, ठीक है? 5वीं और 8वीं क्लास को वो खुद अंग्रेजी पढ़ाया करते थे और क्या बता रहे हैं कि हम में से किसी को भी याद नहीं कि 5वीं श्रेणी में भी उन्होंने कभी किसी की गलती पे किसी की चमड़ी उधेड़ी हो, मतलब डाँटा-वाँटा हो, मारा हो, पीटा हो, ऐसा कभी नहीं किया। तो ये बहुत ही नरम स्वभाव के थे। कौन? हेडमास्टर मनमोहन शर्मा जी। परंतु तब भी लेखक बता रहे हैं कि तब भी हमारे लिए स्कूल कोई ऐसी जगह नहीं था कि जहाँ पर खुशी से जाया जाए, कि बहुत ही खुश होकर जाएँ, ऐसी जगह नहीं था स्कूल, ठीक है? हुँ। किसी को भी स्कूल जाना पसंद नहीं था। हाँ, लेकिन कभी-कभी ये बच्चों के लिए पसंद का भी हो जाया करता था, बच्चे इसमें आनंद लेते थे, खुश होते थे। ऐसा कब होता था कि जब इनकी क्या होती थी, स्काउटिंग का अभ्यास होता, पीटी सर जब इनको स्काउटिंग का अभ्यास करवाते थे और नीली-पीली झंडियाँ हाथों में पकड़वा कर 1, 2, 3 कहते थे, ठीक है? और झंडियाँ ऊपर-नीचे, दाएँ-बाएँ ऐसे सब करवाते थे, हवा में लहराती थी, तब बच्चों को बहुत मज़ा आता था। वो समय बच्चों को बहुत अच्छा लगता था, ठीक है? जैसा कि आप देख सकते हो चित्र में दिखाया गया है, किस तरीके से बच्चे ये झंडियाँ लेकर चल रहे हैं, एक अलग ही ड्रेस पहने हुए, ठीक है? हुँ, तो वो झंडियाँ लहराते, फड़फड़ाती होती थी, खाकी वर्दी पहनी होती थी, गले में 2 रंगे रुमाल लटकाए होते थे और इस प्रकार से लेखक और बाकी सब बच्चे अभ्यास किया करते थे स्काउटिंग का, ठीक है? हुँ, फिर आगे बता रहे हैं कि अगर कोई गलती ना करोगी, स्काउटिंग का अभ्यास करते-करते अगर कोई गलती ना करे, तो तब पीटी के सर चमकीली आँखों से हल्के से चमकीली आँखें हल्के से झपकाते और कहते, शाबाश! और वो शाबाश ऐसा लगता कि मानो फ़ौज के सभी तमगे जीत लिए हों। लेखक कह रहे हैं कि हमें ऐसा लगता था कि मानो फ़ौज के सभी तमगे जीत लिए हों, कि इतने जो सख्त सर थे पीटी वाले प्रीतम सर, वो अगर बच्चों को कह देते शाबाश तो सभी बच्चे खुश हो जाते थे, जिसको भी वो कहते थे, ठीक है? आगे, आगे लेखक बता रहे हैं कि हर साल अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय, अगली श्रेणी मतलब अगली क्लास में जाते समय लेखक को पुरानी पुस्तकें मिल जाया करती थी। दरअसल क्या था कि जो हेडमास्टर शर्मा जी थे, मनमोहन शर्मा जी, वो एक लड़के को उसके घर पढ़ाने जाया करते थे और वो बहुत ही धनाढ्य, मतलब अमीर लोग थे और उनका लड़का लेखक से 1-2 साल बड़ा था, इसलिए उससे एक श्रेणी आगे था और उसकी पुरानी पुस्तकें हेडमास्टर मनमोहन शर्मा जी ले आते थे और लेखक को दे देते थे। लेखक बता रहे हैं कि हमारे घर में किसी को पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। उस समय नई किताबें 1-2 रुपए की आ जाती थी, हालाँकि उसके बावजूद भी अगर नई किताबें लेनी पड़ती, तो शायद लेखक की पढ़ाई कब की छूट गई होती। ठीक है?
उस समय बता रहे हैं खाते-पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते थे और हमारे 2 परिवारों में से मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था। कौन? लेखक। कि 2 परिवारों में से लेखक ही पहला लड़का था जो स्कूल जाता था। ठीक है? आगे बता रहे हैं कि दूसरे विश्व युद्ध का समय था। ये जो समय था सारा, ये दूसरे विश्व युद्ध का समय था और उस समय लेखक बताते हैं कि हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेजों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था और तमिलनाडु में कोडाई कनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया था। उस राजा का बेटा कहते थे अभी विलायत में पढ़ रहा था इसलिए हमारे देसी रियासत में भी अंग्रेजी की ही चलती थी क्योंकि वो विलायत में पढ़ता था। ठीक है? बता रहे हैं लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर मतलब ज़बरदस्ती आते थे और गाँव से लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती करना चाहते थे। तो और आते थे और ज़बरदस्ती नहीं कर पाए तो फिर उन्होंने थोड़ा-सा क्या किया कि थोड़ा नौटंकी करने लगे, शामियाने लगाने लगे खुले मैदान में गाँव के अंदर आकर और लोगों को फौज के सुख-आराम के बारे में बातें बताने लगे कि हाँ, वहाँ जाकर कितना सुख मिलता है, कितने नए-नए अच्छे-अच्छे कपड़े मिलते हैं, बूट मिलते हैं वगैरह-वगैरह, ठीक है? ताकि लोग फ़ौज में भर्ती हो जाएँ, ठीक है? अब इन्हीं बातों से आकर्षित होकर कुछ नौजवान भर्ती के लिए तैयार भी हो जाया करते थे और लेखक यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उस समय स्काउटिंग की परेड करते हुए ऐसा ही लगता था कि फ़ौज में भर्ती हो गए हैं, क्योंकि उस समय धुली हुई खाकी वर्दी, अच्छे-अच्छे बूट पहनकर ऐसा-सा ही लगता था कि फ़ौज में भर्ती हो गए, ठीक है? अब आगे मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में कभी भी किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा, हँसते हुए नहीं देखा। उनसे तो डरना बच्चों का स्वाभाविक ही था क्योंकि वो बच्चों को मार-पीट दिया करते थे, उनको डाँट-डपट कर रखा करते थे। फिर लेखक आगे बता रहे हैं कि वह दिन तो कभी नहीं भूल पाए हम कि जब चौथी श्रेणी में थे और फ़ारसी पढ़ने लगे थे। उस समय उर्दू को तो तीसरी श्रेणी तक उर्दू का तो तीसरी श्रेणी तक अच्छा अभ्यास हो गया था, लेकिन फ़ारसी तो अंग्रेज़ी से भी मुश्किल थी। और फ़ारसी में ही प्रीतम चंद की जो सर थे प्रीतम चंद, उन्होंने शब्द रूप याद करने को दे दिए। बच्चों के लिए बहुत कठिन था और उन्होंने बच्चों को शब्द रूप उसी में याद करने को दे दिए और कहा कि कल सबसे सुनेंगे। दूसरे दिन उन्होंने बारी-बारी से सबको सुनाने के लिए कहा और एक भी लड़का यदि न सुना पाया तो मास्टर जी गुर्राए और सभी को कह दिया कान पकड़ो, ठीक है? और फिर बता रहे हैं कि हमने झुककर टाँगों के पीछे से बाहें निकाल कर कान पकड़े और वे गुस्से से फिर पड़े कि पीठ ऊँची करो। मतलब इस तरीके की उन्होंने बच्चों को ज़बरदस्त सख्त सज़ा दे दी। और ये सब शर्मा जी जो हेडमास्टर थे मनमोहन शर्मा जी उन्होंने देख लिया और उनको उस दिन बहुत ही गुस्सा आ गया। वो ये सब सहन नहीं कर पाए। ठीक है? शायद वो पहला अवसर था कि जो वो पीटी प्रेमचंद जी की इस बर्बरता को सहन नहीं कर पाए और वो उत्तेजित हो गए, गुस्से में आ गए और फिर उन्होंने कहा, "व्हाट आर यू डूइंग? इज़ इट द वे टू पनिश द स्टूडेंट्स ऑफ 4th क्लास? स्टॉप इट एट वन्स।" ठीक है? अब ये लेखक बताते हैं कि हमें तो उस वक़्त अंग्रेजी नहीं आती थी, हाँ, लेकिन 5वीं श्रेणी के बच्चों ने अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दिया तो उन्होंने हुँ, हाँ, कि 5वीं जो श्रेणी के बच्चे थे उनको अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो इसलिए थोड़ी-थोड़ी आगे चलकर आ जाती थी। जो 7वीं 8वीं के जो बच्चे थे उन्होंने बताया कि हेडमास्टर जी ने प्रीतम सर से क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि व्हाट आर यू डूइंग? ये आप क्या कर रहे हैं? इज़ इट द वे टू पनिश द स्टूडेंट्स ऑफ 4th क्लास कि क्या सही तरीका है 4th क्लास के बच्चों को कि ये तरीका है कि 4th क्लास के बच्चों को पनिश करने का, उनको सज़ा देने का। स्टॉप इट एट वन्स ये अभी रोक दो। ठीक है? ये सब उन्होंने कहा, ये 7वीं 8वीं के बच्चों से लेखक और उनके मित्रों को पता चला। अब हेडमास्टर जी शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल कर दिया। प्रीतम चंद सर को मुअत्तल कर दिया मतलब उनको सस्पेंड कर दिया, ठीक है?
और फिर मुअत्तल करके अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए उस रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया। वहाँ हरजी लाल नाम के महकमाए तालीम के डायरेक्टर थे जिनसे ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी। ठीक है। फिर इसके बाद में मुअत्तल होने के बाद प्रीतम चंद सर जो थे वो बहुत दिन तक विद्यालय नहीं आए। ठीक है, वो विद्यालय नहीं आए। 7वीं 8वीं के विद्यार्थियों ने बताया कि उन्हें मुअत्तल होने की ज़रा-सी भी, रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। पहले की तरह ही आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों ये आप देख सकते हो कि उनके पिंजरे में तोते थे। उनको वो क्या करते थे? बादाम की गिरियाँ छील-छील कर उनको खिलाते थे, उनसे मीठी-मीठी बातें करते थे। अब लेखक बता रहे हैं कि हम सबके लिए ये बड़ी हैरानगी की बात थी कि ये एक तरीके का चमत्कार ही था और ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इंसान इतना ज़्यादा सख्त हो, बच्चों की चमड़ी तक उधेड़ देता हो, वो तोतों से मीठी-मीठी बातें कैसे कर सकता है? ठीक है, ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही मानते थे। ठीक है बच्चों, समझ में आए ये चैप्टर आप सबको? ये कहानी समझ में आई? दरअसल खैर आजकल तो बिल्कुल भी सख्ती या बच्चों को मार पीटना अलाउ नहीं है, लेकिन उस समय में ऐसा हो जाता था कि बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए टीचर कभी-कभी ज़्यादा सख्त भी हो जाते थे, जैसा कि प्रीतम चंद सर इसमें कहानी में बताए गए हैं। ठीक है? तो बच्चों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।